नमस्कार। संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। फरवरी और मार्च का महीना उत्सव का महीना होता है, सृजन का महीना होता है और आप कहें तो बसंत भी इन्हीं मौसमों के दौरान, इन्हीं दोनों महीनों के दौरान रहता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी है कि ये बसंत मज़ा नहीं देता है। ख़ास तौर पर हमारे बच्चे जो इस फरवरी और मार्च में उत्साह और उत्सव में शामिल होने के बदले वो एक टेंशन में रहते हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि यही जो 2 महीना होता है वो परीक्षा का समय होता है। लोग बच्चे प्रमोट करके अगले क्लास में जाते हैं और कई बच्चे इस टेंशन को सह नहीं पाते हैं और कई केसेस तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि बच्चे आत्मघात तक कर लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया है और शायद ये अपने तरह का एक अनोखा प्रयोग है कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद बच्चों से बात करते हैं और वो बताते हैं कि आपको परीक्षा से घबराना नहीं है, आपको उसका सामना करना है। ये मौसम फिर से आया है परीक्षा पर चर्चा का। जल्दी ही प्रधानमंत्री देश के चुनिंदा बच्चों के साथ जो हैं वो मुखातिब होंगे, उसका आयोजन जल्दी ही होने जा रहा है। और आखिर ये कार्यक्रम क्या है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। आशीष आनंद जी हैं, शिक्षाविद हैं, आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं और ये बच्चों को जो है आईआईटी और मेडिकल में भेजने का काम करते हैं, उसको कोच करने का काम करते हैं। हमारे साथ अनुपमा सिन्हा जी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। वो भी शिक्षाविद हैं, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए उस पर काम करती हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान की छात्रा रही हैं, इसलिए भी बेहतर बता सकती हैं कि आखिर बच्चों में कैसे बेहतर बचपन से ही कैसे ऐसे संस्कार डाले जाए कि परीक्षा जो है उनके लिए बोझ साबित नहीं हो। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत पहले आशीष जी से ही करते हैं। आशीष जी, प्रधानमंत्री जी का एक ही जो कोशिश है कि बच्चों को परीक्षा के टेंशन से निकालने की, उसको आप किस रूप में लेते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है। ये 4था एडिशन है। जब पहली बार प्रधानमंत्री मुखातिब हुए थे तो आज से 4 साल पहले हुए थे। इस साल ये अलग इसलिए है कि कोविड के कारण ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जा रहा है। पहले कुछ बच्चे सब प्रधानमंत्री के सम्मुख ये प्रश्न पूछ पाते थे, अब ऑनलाइन पूछ पाएंगे। अब इसका क्रेज इतना है कि 10,29,000 बच्चे इसमें इनरोल हुए हैं, 2 लाख पेरेंट्स इनरोल हुए हैं और लगभग 2 लाख के आसपास टीचर्स भी इनरोल हुए हैं। तो क्रेज समझिए और इसका महत्व समझिए कि इतने लोगों को प्रधानमंत्री से जुड़ने की लालसा है। परीक्षा के दौरान जो टेंशन होता है उसको कम करने के बहुत सारे उपाय पहले भी होते रहे हैं, लेकिन देश का नेतृत्व जब देश के भविष्य से सीधे संवाद करे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके लिए हम सब प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं। अनुपमा जी, यही सवाल आपसे भी होगा एज ए शिक्षाविद, मनोविज्ञान की छात्रा के रूप में, कि देश का प्रधानमंत्री जब सीधा संवाद कर रहा हो बच्चों से तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरा तो ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये परीक्षा पे चर्चा बहुत ही सफल होगा, क्योंकि कोविड के दौरान बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आज ऑनलाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से वो अपने टीचर से बहुत, जो हम ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे 100% अपनी चीज़ों को शेयर कर पाते थे, आज वो इस कोविड सिचुएशन के वजह से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें अपने टीचर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी विषय वस्तु माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और मुझे लगता है कि वो तो हमारे हर एक विद्यार्थी के मन में बसे हुए हैं। तो इससे अच्छा ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे हमारे जितने भी छात्र हैं, अभिभावक हैं, इवन हमारे जो टीचर्स हैं, जो गाइड काउंसलर्स हैं, उन सबको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जी, उनका खुद भी जीवन जो है बहुत जो है परीक्षाओं से गुजरा है जी, शायद इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चों को सिखा पाते हैं, बता पाते हैं। क्या आशीष जी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन एक कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन है और जो बच्चे घबरा जाते हैं
एग्जामिनेशन से, उनको ये समझना चाहिए कि शायद आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री महोदय के रूप में है, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री तक बनने का सफ़र हासिल किया है। और साथ में आज वो विश्व को भी लीड कर रहे हैं। अगर कोविड सिचुएशन में देखें तो हमारे पास ना तो पीपी किट था, ना तो कोरोना वैक्सीन किसी ने सोचा था, किसी देश ने नहीं सोचा था। वर्ल्ड काउंट कर रहा था कि चाइना बनाएगा, रसिया बनाएगा। तो एक कोरोना का समय भी देश के लिए परीक्षा का समय था, उससे भी हम लोग स्न वापस आ चुके हैं और 70 कंट्रीज को वैक्सीन दे चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन किसी न किसी मोड़ पर हर एक समय पर कोई ना कोई परीक्षा लेता है। तो ये जो स्कूल की परीक्षा है वो आपको जीवन का वस्तु स्थिति से सामना करने के लिए प्रिपरेशन मात्र है। और शायद इसी वजह से इस बार देख रहे हैं कि कई विदेशी छात्रों ने, कई देशों से ये डिमांड हुआ कि भाई हमें भी इसमें शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि इस बार वर्चुअली प्रधानमंत्री जी जुड़ रहे हैं। तो कई देशों के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मतलब ये विदेश तक बातें जा रही हैं। जी मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी का जो विषय वस्तु होता है, जैसे मन की बातें, तो मतलब उनका हर एक बच्चे के दिल के अंदर तक उतरना, उनमें क्या बीत रही है, उनकी अभी मनोदशा क्या है, ये जानने की उनकी लालसा, और इसके थ्रू पेरेंट्स और टीचर्स और काउंसलर्स को बताने की जो प्रयास वो कर रहे हैं वो अद्भुत है। क्योंकि पहला इस तरह के कई देश हैं, कई देश में जो है कई नेता हुए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा प्रयोग है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो बच्चों से, इसमें केवल 4 क्लास के बच्चे, 9th 10th 11th और 12th के बच्चे शामिल होते हैं। तो वो सीधा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि इन बच्चों को शायद आप अगर उनको बेहतर ढंग से ग्रूम करके आगे ले जाएंगे तो यही कल लीड करेंगे भविष्य है। जी सबसे बड़ी बात है कि ये उनका पॉलिटिकल क्लास नहीं है, ये उनका वोट बैंक नहीं है। तो वोट बैंक के इतर अगर कोई व्यक्ति किसी से कनेक्ट कर पा रहा है तो ये पूरे विश्व के लिए संदेश है। ऐसा सिर्फ भारत को ही नहीं, विश्व के बाकी नेताओं को भी करना चाहिए कि वो अपने भविष्य के साथ लगातार संवाद करते रहें, किसी न किसी रूप में संवाद करते रहें। और प्रधानमंत्री इस काम में माहिर हैं। वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों से संवाद बनाने में कभी पीछे नहीं छूटते हैं। मन की बात में देखेंगे तो कभी वो झारखंड के किसी गांव से कोई आदमी जो किसान खेती में अच्छा कर रहा है उससे बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर पद्मश्री अवार्ड मिला है तो ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनको समाज ने कभी महसूस भी नहीं किया कि उनका कोई रोल समाज के विकास के लिए है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा पे चर्चा है वो उन लोगों के लिए है जो कि प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से ज्यादा लाभ अभी तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनका मतलब वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक नहीं, वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसकी चिंता हो रही है, उसकी चिंता। ये बड़ी बात है। मैडम, जो बच्चे, आप लोग जो छोटे बच्चों को तैयार करती हैं, तो शायद इस तरह की कोशिश जो प्रधानमंत्री का जो ये आयोजन है, ये तो साल में एक बार होता है, लेकिन इस तरह के जो आयोजन जो है छोटे बच्चों के बीच बराबर चलाए जाने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे और बेहतर, मतलब स्ट्रेस फ्री होंगे बच्चे? जी, जैसा कि आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ, मैंने CIP से करी है। मुझे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पूछे कि बच्चे स्ट्रेस्ड हो रहे हैं 9th 10th 11th 12th के, तो मेरा कहना ये है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत काउंसलिंग की पेरेंट्स को है। क्योंकि पेरेंट्स, आप घर में किस तरह का माहौल रख रहे हैं, अगर आप खुद ही स्ट्रेस्ड है तो आप अपना स्ट्रेस आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो घर का एक ऐसा माहौल होना चाहिए, एक स्ट्रेस फ्री माहौल होना चाहिए जिसमें आप बच्चे को प्रॉपर ग्रूम अप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है, मेरे ख्याल से तो ये इवन छोटे बच्चों से भी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रयोग रहेगा। क्योंकि ये तो हमने देखा है कि मोदी जी का नाम इवन छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर है, तो उनकी बातें सुनना सभी को बहुत पसंद है। आशीष जी, क्योंकि आप जो है थोड़ा बड़े बच्चों को, मतलब आप जो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को से रूबरू होते हैं, उनको तैयार करते हैं मानसिक रूप से, किस तरह के स्ट्रेस आप मतलब देखने को मिलते हैं आपको?
दो चीज़ें हैं कि एक संवादहीनता की कमी दिखती है, जो कि आजकल एकल परिवार होने के कारण बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में संवादहीनता आ गई है। तो परीक्षा की चर्चा को देखकर भी पेरेंट्स कम से कम ये समझ सकते हैं कि संवाद बनाना जरूरी है। दूसरा क्या है कि अपेक्षा के हिसाब से कार्य अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तो जो दूसरा होता है कि लोग रिजल्ट के पीछे, पेरेंट्स और बच्चे दोनों रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, वो प्रोसेस को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो जो स्ट्रेस मुझे दिखता है वो इसलिए दिखता है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस के रिजल्ट। मुझे लगता है कि अगर हम लोग बहुत बचपन से उनको ये समझाएं कि रिजल्ट और एग्जामिनेशंस आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विच यू आर टेकिंग, तो आसान हो जाएगा। मतलब कि जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो आज आप जो कर रहे हैं उसका ही फल मिलेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि एग्जामिनेशन के दिन आप 10 किताबें पढ़ लें और रेगुलर आप 2 घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें बच्चों को, एकदम छोटे छोटे बच्चों में ग्रूमिंग करना पड़ेगा कि उनका एक सेल्फ स्टडी का पीरियड हो, उनको अपने क्लास से क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी इस पे जो कई बातें हैं, तो आपको लगता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन से जो कुछ चीज़ों को शामिल किया जाएगा उससे बच्चे थोड़ा स्ट्रेस फ्री होंगे? बहुत बहुत अगर आप अभी भी देखेंगे, इवन हमारे झारखंड में आप देखें, रादर देन साउथ और नॉर्थ से, तो यहाँ पे रिटन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे कम फोकस्ड है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात कही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हम प्री स्कूल्स में ही बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू ही उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए रादर देन आप उनको रोट लर्निंग मेमोरी कराएं। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उस बच्चे को जीवन में कभी भी सफलता पाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कभी दिक्कत आएगी, क्योंकि एजुकेशन और लर्निंग ये दोनों चीज़ें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग हमारे लाइफ में चलता रहता है। आज हम पढ़ाई से जुड़े हैं, कल नौकरी है, कल बाकी चीज़ें हैं, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके मेरा ये कहना है कि इस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चे उस जो एजुकेशन है उसको वो इंजॉय करेंगे रादर देन उसको बोझ नहीं लेंगे। एक आशीष जी, इस बार जो है मातृभाषा पे जो नई शिक्षा नीति से फोकस किया गया, आपको शायद अनुभव होता होगा कि जब IIT और मेडिकल पढ़ने के लिए बच्चे आते होंगे, खासतौर पे स्टेट जो बोर्ड के बच्चे आते होंगे, तो आप मातृभाषा हिंदी से डायरेक्ट वो इंग्लिश में आते हैं, तो जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं वो शायद इंग्लिश में है, तो बच्चों को तो वहाँ भी परेशानी होती होगी। परेशानी तो होती है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को अगर फंडामेंटली एक भाषा आता है तो दूसरी भाषा सीखना आसान हो जाता है। तो अगर हम लोग ये करें कि पहले जो हमारा जो पहले गांव का एजुकेशन था उसमें हम लोग अंग्रेजी क्लास 5 के बाद सीखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने IIT में कोप अप किया। तो अगर कोई बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में भी क्लास 10 तक पढ़ता है और उसके बाद वो चेंज करेगा, तो लैंग्वेज के साथ जो सबसे खास बात है ना कि अगर एक लैंग्वेज पर आपकी पकड़ है तो दूसरी लैंग्वेज आसानी से आ जाती है। ये ज़रूर है कि अगर हिंदी में या अगर लोकल लैंग्वेजेस में कुछ अच्छे अच्छे बुक्स लिखे जाएंगे तो बच्चों को स्ट्रेस कम मिलेगा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड पेरीफेरी में देखेंगे तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। वो समहाउ डेमोग्राफी और सब कुछ मिला, हिंदी है तो वर्ल्ड में वही है। तो इसका कोई स्ट्रेस तो होगा, लेकिन अगर हम लोग 10th तक या 8th तक 9th तक अगर बच्चों को एक ही भाषा अगर अच्छे से सिखा दें तो दूसरी भाषा में उनको स्विच करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री थोड़ा होंगे, लेकिन जो नई पॉलिसी मुझे बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, एक क्यों नहीं आप लोग इस तरह के जो अभियान चलाती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसको कैसे स्ट्रेस फ्री रखे एग्जाम से? क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेजुएशन में या IITs के परीक्षार्थी को स्ट्रेस होता है, KG1 के बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। मैं और मेरी एक बार बात हो रही थी, एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो बता रहे थे कि बच्चों में जो हाथ में पसीना आने का जो मामला है वो उसी से जुड़ा हुआ मामला है। जी, एकदम आपने सही कहा। जो आपका प्रश्न है कि बच्चे को कैसे हम स्ट्रेस फ्री बनाएं,
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक बच्चे का, जैसा सर ने अभी कहा, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को कि शुरुआत से ही, मैंने कहा ना कि बच्चे तो छोटे हैं, आप उसको जिस तरह से ढालेंगे वो ढलते जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स की काउंसलिंग। अगर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग सही तरीके से करते हैं कि आप केवल लिखने और रटंत विद्या को छोड़ करके बच्चे का क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप शुरू से उस पर वर्कआउट करते हैं तो बच्चा आगे चल करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स के काउंसलिंग के साथ साथ अगर आप शुरुआत से ही एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दें जिसमें आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, कि मेरा ये मानना केवल छोटे बच्चों के साथ नहीं है, मैं बड़े बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी कह रही हूँ कि आप उनको क्वालिटी टाइम दीजिए कि वो कहाँ पे उन्हें परेशानी आ रही है, कहाँ अटक रहे हैं, और उसमें से निकालना एक शिक्षक के साथ साथ एक पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप परेशान हैं तो उससे कोई हल नहीं निकलेगा। तो आपको रास्ता निकालना है, रास्ता निकालने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट अपने बच्चों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने बच्चों में बिलीव करना कि आपका बच्चा सबसे बेस्ट है। दूसरे से कभी भी कंपेयर ना करें अपने बच्चों को। और मैं बेसिकली पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप फोकस करिए 3S पे, अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। उस कॉन्फिडेंस में अगर उस बच्चे में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है, अगर वो एक बार फील कर लेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो फिर उसे उस वे में नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बिलीव करती हूँ 3S में सेल्फ इस्टीम, बच्चे का स्टीम उनका इतना बढ़ाइए ताकि वो कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं हो किसी भी चीज़ से। आज हम मान लीजिए किसी चीज़ में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तीसरी चीज़ है बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ बिलीफ, और खुद में सेल्फ एनालिसिस करना कि आज हमने सारे दिन जो पढ़ाई करी वो हम कहाँ तक अपने गोल को अचीव कर पाए हैं। अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे को कभी भी किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस होना पड़ेगा, ना ही पेरेंट्स को। मैं इससे सहमत हूँ आशीष जी। मेरे मतलब दिमाग में जो एक सवाल आ रहा है कि मैडम बोल रही हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। जो इवन इतने चिंतित हैं लोग, देश के प्रधानमंत्री से लेके पेरेंट्स तक, कि बच्चों के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्कूल सिस्टम जो हमारा है वो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है। वो संस्था कि पहले जब हमारे समय में कोई एक टीचर होते थे जो हम लोगों को वो एक छत्र छाया देते थे, देखते थे अगर एक कमज़ोर है तो अलग से बात होती थी। तो वो सिस्टम के ब्रेक होने से भी हमको लगता है कि स्ट्रेस ज़्यादा हुआ है कि अब कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, क्योंकि आप टीचर हैं, आप बोल दिए कि नहीं आपका बेटा खराब है, ठीक है। अब तो क्या है कि आपको नया स्टूडेंट तो मिल सकता है कोई दूसरा, लेकिन हमको तो मतलब एक ही बेटा या दो बेटा है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेवारी शायद एक दूसरे को पास कर दे रहे हैं। तो शायद संकट इसकी वजह से भी मुझे लगता है। मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि हम लोग हाइपोथेटिकली और आइडियलिज्म पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि बच्चों में सेल्फ बिलीफ दीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए। जब तक हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होगा, अगर बच्चा मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है और फेल कर गया, तो हम उसको सेल्फ बिलीफ कहाँ से दे पाएंगे, सेल्फ स्टीम कहाँ से दे पाएंगे? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी इरा में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ शेयर ही नहीं किया गया। तो बचपन से अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उसके एटिकेट्स एंड मैनर्स को कंट्रोल नहीं करें लेकिन उसको गाइड करें, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगर अच्छा ऐसे लिखना हो तो अच्छे अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेरेंट्स क्या चाहता है? पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा फिनेंशियली सिक्योर कैसे होगा। अब अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक्टर बनना है, अगर हम आइडियलिज्म के प्लेटफॉर्म पे जाएं तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन क्या उसके टैलेंट का मूल्यांकन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि देयर कैन बी कैसल्स इन द एयर ऑल्सो, लेकिन वो कैसल कितने दिन तक सर्वाइव करेगा? तो इसलिए पेरेंट्स का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत फैशनेबल स्टेटमेंट है आज के टाइम में कि पेरेंट्स नहीं समझते, लेकिन पेरेंट्स तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उनको वो योग्यता दिखेगी। वो पेरेंट्स क्या कर रहा है? वो 10 से 6 नौकरी करता है,
महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दे रहा है, वो स्कूल बोलता है कि अच्छा आपका बच्चा अच्छा नहीं है तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहा है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो वो बच्चों के पास जो कॉम्पिटिटिव है और जो वास्ट हमारा पॉपुलेशन है जिसमें कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी फास्ट से फास्टर होते जा रही है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूव कर रहे हैं, तो पेरेंट्स की चिंता भी जायज़ है। वही चिंता। आपको याद होगा कि नेतरहाट में क्या होता था कि जो सबसे कमजोर बच्चे रहते थे उस पर फोकस टीचर का ज्यादा रहता था। ठीक है, आप क्योंकि वहाँ के विद्यार्थी रहे, लेकिन टीचर अब के अलावा सीनियर्स का एक होता था, एक श्रृंखला होती थी कि कैसे उसको अपने बराबर में लाना। हाँ। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आपका बच्चा कमजोर है और आप यहाँ पे शहर के सबसे बड़े निजी स्कूल में भी आप पढ़ाएंगी तो वो सीधे आपसे ऑथराइजेशन पे साइन करवाएगा कि भाई आपका बच्चा कमजोर है। तो बच्चा कमजोर है तो सिर्फ ये एक व्यक्ति की गलती नहीं, और वो गार्जियन फिर आए घर में उसके साथ मारपीट डांट ये किया तो कॉन्फिडेंस वहीं से लूज होना शुरू होता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है मुझे। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसा सर ने बोला कि आज बच्चा कोई मोबाइल खेल रहा है, तो ये देखिए ये शुरुआत से ही मैंने बोला कि माँ बाप के साथ, जैसा आपने क्वेश्चन किया तो सही बात है, माँ बाप के साथ पूरी सोसाइटी के साथ एजुकेशन सिस्टम सभी चीज़ में थोड़े थोड़े बदलाव की ज़रूरत तो है ही। जहाँ तक अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चा मोबाइल खेल रहा है तो अगर हमने उसका एक प्रॉपर रूटीन बचपन से ही सेट कर दिया कि भैया ये तुम्हारा खेलने का टाइम है, ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, अगर एक प्रॉपर रूटीन सेटअप हो, अगर टाइम मैनेजमेंट हो बच्चों का प्रॉपर, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने स्ट्रेस्ड में बच्चे आ पाएंगे। सर आपका क्या राय है? मेरी राय क्या है ना कि ये एक इंडिविजुअल फैमिली के बस के बाहर की चीज़ है। मान लीजिए मेरा बच्चा है और मैंने उसको बोला कि आप चूंकि क्लास 10th के बच्चे हो, आप 5,000 का मोबाइल यूज करो। मेरे पड़ोस में एक बंदा है जिसने 30,000 का मोबाइल अपने बच्चे को दे दिया। अब मेरे बच्चे के अंदर आज के टाइम में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि मेरा दोस्त 4 घंटे खेलता है, उसके पास 30,000 का मोबाइल है और वो मुझसे क्लास में भी खराब करता है। तो जो बात अमन जी बोल रहे हैं कि जिस स्कूल में हम लोग भेज रहे हैं वो एज ए हॉलिस्टिकली ग्रोथ पे बिलीव कर ही नहीं रहा है। वो कर रहा है कि हमारी ड्यूटी है कि बच्चा आया, एडमिशन लिए, हम उसको पढ़ा दिया और चला गया। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट की बात होती है, जो इन्वायरमेंट या सिस्टम या कल्चर की बात होती है, कल्चरल ग्रूमिंग नहीं हो रही है। तो व्हाट आई हैव टू ऐड कि हमें सोसाइटी के अंदर कल्चरल ग्रूमिंग की आवश्यकता है। अगर इसको मैं शहर और गांव में थोड़ा सा डिफरेंस करके आपको बताऊं तो गांव में हर एक बच्चे को डर रहता है कि पड़ोस के चाचा जी कुछ बोल देंगे। ये डर गांव में है लेकिन शहर में नहीं है, क्योंकि शहर में उसको पता है कि कोई चाचा जी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो आउट ऑफ फैशन चला गया है जहां पर कि एक कल्चर हमें ग्रूम कर रहा है। अभी हमारी इंडिविजुअल फैमिली, हमारी इंडिविजुअल फिनेंशियल कैपेसिटी हमें ग्रूम कर रही है, ना कि सोसाइटी या स्कूल। जी, मैं इसीलिए मैडम से बहुत ज़्यादा मतलब आशावान हूँ, क्योंकि ये छोटे जो बच्चों को ग्रूम करने का काम करती हैं। तो इस चीज़ को आप उनके अंदर मतलब किस तरह से ग्रूम कीजिएगा, क्या प्लानिंग है और क्या सलाह है आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मेरा ये मानना है शुरुआत से ही, और मैं हर समय हर एक पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि देखिए आप कोशिश करिए बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ये नहीं केवल देखिए कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, आप उसके सोशल स्किल्स को देखिए, वो कितने अच्छे से इंटरमिंगल करता है अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के बीच में, उनके कल्चरल वैल्यूज़ को वो कितना एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ उनके ठीक है बाकी सारी चीज़ें हैं, हमारा अपना भारतीय संस्कार है वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। जैसे सर ने बोला कि आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं और हम बस इसी में अटक कर रह गए हैं, बच्चों का किसी से सोशल इंटरेक्शंस नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं बच्चे। और ये एक आज अगर आप आज के ज़माने में देखिएगा तो हम बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। और मैं मानती हूँ आज पैसे की ज़रूरत सबको है, बट आप किसके लिए कर रहे हैं?
आप अपने परिवार और बच्चे के लिए करें, और अगर आपने अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दिया शुरू से, तो फिर वो अपनी चीज़ें अपने अंदर दबाता चला जाता है और आगे चल करके बहुत हानिकारक हो जाता है। जो बच्चा छोटा है, आप उसे छोटे में उसके चारों तरफ पीछे पीछे घूमते हैं, वो बच्चा आपके पास आकर के हर एक चीज़ शेयर करता है सर। और जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपसे बातें क्यों छुपाने लगता है, उसे क्यों काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ना हम ही एक अच्छे काउंसलर बने। एज अ पेरेंट और एज अ टीचर्स हमारे जो हैं इतने मेहनत करते हैं, तो हमारा यही मानना है कि एक अच्छे समाज के लिए और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हम सबको मिल करके मेहनत करना होगा। और हमारे सोसाइटी में भी थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में तो हमारे मोदी जी ने ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके बहुत ही अच्छा काम, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे बच्चों को देने की शुरुआत ऑलरेडी वो रख चुके हैं उसकी नींव। तो मैं बहुत ही आशावान हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स को बार बार कि ट्राई टू गिव अ क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड। आप 10 से 15 मिनट भी क्वालिटी टाइम दीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बिताइए अपना समय, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इस बार परीक्षा पे चर्चा से पहले जो है एक कंपटीशन का भी आयोजन हो रहा है, विभिन्न थीम दिए गए हैं। उसमें एक थीम जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद की क्या हालत है, उस पर एक फोटो, मतलब एक चित्र बनाने का है। तो शायद वो आशीष जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी यही कहना चाहते हैं कि परीक्षा भी एक इवेंट है। ऐसा नहीं है कि इवेंट खत्म हो गई तो जिंदगी खत्म हो गई, फिर आपको नेक्स्ट इवेंट के लिए लग जाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि परीक्षा जो है वो जीवन में सतत चल रहा है, तो कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। एग्जामिनेशन मस्ट बी सेलिब्रेटेड, इट इज़ नॉट द थिंग ऑफ गेटिंग अफ्रेड ऑफ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्जामिनेशन को सेलिब्रेट कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए, और आपको लाइफ में एग्जामिनेशंस आते रहेंगे किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता है कभी रिटन है, कभी जीवन के प्रश्न अलग से। मैं इसी पंक्ति से अपने कार्यक्रम को खत्म करूंगा, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए कि जिंदगी में परीक्षा हर कदम पे जो है वो आपको देने होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे, उसको जरूर देखिए, समझिए और जीवन में उसको अपनाइए भी। हमारा कार्यक्रम यही खत्म हुआ। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।